नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल फिन ज्ञान मार्केट्स पे। आज है 27 मई 2024। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक SME IPO GSM फॉइल्स लिमिटेड। आज इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि ये जो मार्केट में अभी चल रहा है इसका मार्केट का रेस्पॉन्स कैसा है और ये हमारा लिए कैसा इसका बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, और इसका हम पूरा डिस्कशन करेंगे। इसमें कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़िए। ये IPO के अगर देखें तो ये 24 मई 2024 को ये स्टार्ट हुआ। ये IPO फेस वैल्यू इसका है 10 रुपया और 32 रुपये का प्राइस बैंड इसका रखा गया है। लॉट साइज़ है 4000 शेयर का लॉट साइज़ है और ये फ्रेश इशू है, कितना का है 3440 शेयर्स का, एग्रीगेटिंग अप टू 11.01 करोड़। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई ऑफर फॉर सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू IPO है। फिक्स्ड प्राइस इशू IPO है मतलब इसमें आपको बिडिंग का रेंज नहीं दिया जाता है। अब 32 रुपया है तो 32 रुपया में ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप 29 रुपये में लगाएंगे, 30 रुपये में लगाएंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। 32 रुपया का है तो 32 रुपया में ही लगाना है। और ये लिस्टिंग कहाँ पे होगी? NSE SME में होगा। SME के लिए अलग बोर्ड रहता है उसका, तो ये NSE SME में लिस्टिंग होने वाला है। कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो GSM फॉइल्स लिमिटेड, ये अप्रैल 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली क्या बनाता है, जो आप जो मेडिसिन होता है ना, जो टैबलेट्स होता है और जो कैप्सूल्स होता है, वो तो उसके ऊपर तो एक प्लास्टिक वाला जो केसिंग रहता है, नीचे एक फॉइल रहता है। वो जो फॉइल रहता है इसको आप फोड़ के वो मेडिसिन निकालते हो, तो वो वाला फॉइल ये बनाता है। मेडिकल ग्रेड का ये फॉइल बनाता है और ये डायरेक्टली टच करता है आपका मेडिसिन को, तो डेफिनेटली उसका स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई रहता है। और कहने वाली बात यही है कि देखने वाली बात यही है कि ये कंपनी फार्मा से जुड़ा हुआ रहता है, फार्मा के साथ अटैच रहता है। फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ के साथ इसका ग्रोथ डिपेंडेंट है। मेरा कहने का मतलब यही था। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी हैज प्रेजेंस ऑल ओवर ऑलमोस्ट ओवर 13 स्टेट्स। 13 स्टेट में, 13 राज्य में इसका प्रेजेंस है और एक यूनियन टेरिटरी में भी ये है। लक्ष्य क्या है इस इशू का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर देखना चाहे तो ये कंपनी क्या आता है, कुछ कैपिटल गुड्स परचेज, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहता है, कुछ प्लांट्स एंड मशीनरीज, कुछ मशीनरीज मंगवाना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल के लिए भी इसको पैसे चाहिए। वर्किंग कैपिटल डे टू डे यूसेज, संडे डेटर्स, संडे क्रेडिटर्स, उसके लिए भी इसको पैसा चाहिए। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए होता है, CSR एक्टिविटी हुआ, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हुआ, BSE फाइलिंग हुआ, वो सब चीज़ के लिए भी इसको पैसे की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके टाइमलाइन के ऊपर थोड़ा ध्यान डालते हैं। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, आप जुड़े रहिए। बेसिक जो टाइमलाइन है इसको ध्यान रखने वाली बात है। 24 तारीख को शुरू हो रहा है, 28 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। अलॉटमेंट आएगा 29 तारीख को। 30 तारीख को आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, या फिर शेयर का अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो आपका डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 30 तारीख को। लिस्टिंग डेट इसका याद रखेगा 31 मई। 31 मई इज़ द लिस्टिंग डेट। अगर आपको मिलता है तैयार रहिए 31 मई को। और अगर आप UPI के माध्यम से इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, भीड़ में भाग लेना चाहते हैं, तो 5 बजे तक, 28 मई 5 बजे तक आप UPI मैंडेट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है, आप ये मान के चल लीजिएगा कि आपका IPO कैंसिल हो गया, इसमें आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक IPO का रिजर्वेशन देखना। एक रिजर्वेशन से हमको बहुत कुछ पता चलता है कि कंपनी का जो ओनर्स हैं उनको कौन से इन्वेस्टर के ऊपर ज़्यादा भरोसा है और किन लोगों को ये
ऑफरिंग उनका जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर, उनका कौन सा कस्टमर बेस से आना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टर बेस से आना चाहिए, वो एक डिसाइड करते हैं। उसके बारे में हमको पता चलता है और उसी के हिसाब से हम लोग पैसा लगाते हैं या बाकी इन्वेस्टर से पैसा लगाते हैं। मैं तो इसको बहुत बड़ा ये मानता हूँ। तो ये है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर के लिए कोई अलॉटमेंट, कोई रिजर्वेशन रखा नहीं गया है। मार्केट शेयर्स ऑफर्ड है आपका 5% के करीब आपको मार्केट शेयर ऑफर किया गया है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 47% रखा गया है और अदर शेयर होल्डर्स के लिए 47.44% रखा गया है। तो यही मान के चलिए कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा शेयर रखा गया है और बाकी जो जितना भी है एनआईआईज है, एंकर इन्वेस्टर है या फिर क्यूआईबीज है, उन सबको 47% रखा गया है। लॉट साइज आप देख लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट 4,000 शेयर का 1,28,000 का आपको बिड करना, फिक्स्ड प्राइस में आपको लगाना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम एक ही लॉट 4,000 का 1,28,000 का दे सकता है और एचएनआई अगर है तो आपको 2 लॉट 8,000 का 2,56,000 का बिड करना पड़ेगा। बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये जीएसएम फॉइल्स के हो या कोई भी आईपीओ का, उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी लेके आती है आपके सामने पेश करता है, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना। एनालाइज तो मैं नहीं बोलूँगा, उसको इंटरप्रेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है उसमें कि हमको पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और इससे हम लोग ये अंदाज़ लगाते हैं कि हमको इसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है। ये इस चीज़ का आप सिर्फ जीएमपी देख के मत इन्वेस्ट कीजिए। मैं बार बार यही आपको समझाता रहता हूँ। ओनली जीएमपी देख के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए प्लीज़। उसका फाइनेंशियल्स देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए, प्रमोटर्स देखिए, क्यूआईबीज का इन्वॉल्वमेंट देखिए, फिर जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो फाइनेंशियल्स हमको अगर अलग 31 मार्च 2021 कोविड पीरियड या फिर कोविड पीरियड ही आप मान लीजिए, 720 करोड़ का एसेट था इसके पास। रेवेन्यू उसका था 3,646 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था कंपनी में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33.93 करोड़। नेटवर्थ इसका था 657.82 करोड़। आगे देखें 31 मार्च 2022 में क्या हाल हुआ है। 1,050.65 का इसका एसेट, 720 से 1,050 एसेट्स बढ़ा। रेवेन्यू कितना हुआ 7,185, 7,185 करोड़ का एसेट्स रेवेन्यू जनरेशन हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया 63.85। नेटवर्थ इसका कितना रहा 659.06, 657 था प्रीवियस ईयर, 659 हुआ। और क्या हो गया यहाँ पे बोरोइंग आ गया 219.20 करोड़। अगर आप इसको एनालाइज कर पा रहे हैं, देखिए बंदे ने लोन लिया 219 करोड़ का, क्या किया इसको एसेट में, यहाँ पे इसका एसेट बढ़ा। एसेट का मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्होंने पैसा लगाया होगा तभी एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ा तो क्या हुआ, रेवेन्यू भी अच्छा हुआ 3,600 से 7,185 करोड़। मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग में इसने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये इससे पता चलता है। अब 31 मार्च 2023 में आ जाए, देखिए क्या होता है, क्या हाल हुआ है। जो इसका एसेट था 1,050 करोड़ का 1,438 करोड़, अनदर 1438 लाख। अभी तक मैं करोड़ बोल रहा था, प्लीज़ माफ़ कर लीजिएगा, वो करोड़ में नहीं था, लाख में था। 1438 लाख का आपका उसका एसेट बना। रेवेन्यू उसका कितना हुआ 6,588 लाख, 6,588 लाख का रेवेन्यू बना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142.97 लाख। नेटवर्थ आपका बना 835.73। नेटवर्थ में थोड़ा नेटवर्थ बढ़ा है। नेटवर्थ किस लिए बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे लोन भी थोड़ा बढ़ा है, 40 करोड़ का उन्होंने ज़्यादा लोन लिया है। शायद ये वर्किंग कैपिटल है, मेरा ये गेस है, मैंने देखा नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल इन्होंने बढ़ाया तो इनका एसेट बढ़ा है। एसेट बढ़ने से एसेट बढ़ा है, लाइबिलिटी घटा है, तभी नेटवर्थ बढ़ा है। या फिर जितना लाइबिलिटी बढ़ा है उससे ज़्यादा एसेट बढ़ा है, तभी उसका नेटवर्थ अच्छा आया है। तो मोर और लेस कंपनी ने काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, ग्रोथ आया है, वही आप इन्वेस्टर को ये बताने चाहते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन स्टाटस आप देख लीजिए। आज का डेट में इसका सब्सक्रिप्शन ऐसा रहा कि एनआईआईज ने 30.42 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेल इन्वेस्टमेंट तो 105.55 टाइम्स इन पर सब्सक्राइब किया है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट डाला है इसमें, ज़बरदस्त पैसा डाला है इसमें। और टोटली हम अगर देखें तो 68.05 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है।
टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 43,065 नंबर ऑफ एप्लीकेशन आया है। ग्रे मार्केट प्राइस का ट्रेंड आप देखें तो जब से आईपीओ शुरू हुआ है उसमें देखिए 32 रुपये का आईपीओ 8 रुपये का प्रीमियम में चल रहा है। 40 रुपये में लिस्टिंग होने की चांसेस है। 8 रुपये का प्रीमियम ये कंटिन्यू कर रहा है, आज भी वही 8 रुपये का प्रीमियम दिखा रहा है। तो आप 8 रुपया बस मत मानिए, इसको आप परसेंटेज में देखें तो करीब करीब 25% होता है। तो 25% का ग्रोथ कोई छोटा मोटा बात नहीं है। आगे भी हम इसको ट्रैक करते रहेंगे, देखेंगे कि इसका क्या पोजीशन रहता है।